Welcome to Siddhivinayak Education Institute. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीतिश। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन सबसे इजी टॉपिक है, बट मैनी ऑफ द स्टूडेंट को डिफिकल्ट इसलिए लगता है कि उनको अमाउंट ऑफ डीएनए पता नहीं रहता कि अमाउंट ऑफ डीएनए 2 से कब होगा, 1 से कब होगा और 4 से कब होगा। सबसे पहले देखते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए, बराबर। सबसे पहले देखते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए इन डिप्लॉयड सेल, बराबर। टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए in diploid cell, in DEPLOID diploid cell, बराबर। टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए इन डिप्लॉयड सेल रहता है 2C, बराबर। तो मैंने डिप्लॉयड सेल बना लिया, बराबर। ये हो गई डिप्लॉयड सेल। 2n इज इक्वल्स सॉरी पहले क्रोमोसोम बना लेते थे। ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये एक क्रोमोसोम, मतलब टोटल यहाँ पे 2n is equals to 4 क्रोमोसोम्स है, बराबर। तो टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए इन डिप्लॉयड सेल रहता है 2C। वैसे तो मैंने यहाँ पे 4 क्रोमोसोम लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आप इसको टोटल 23 2 4 6 जितने भी क्रोमोसोम आप लेके एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 4 क्रोमोसोम लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बराबर। तो हम देख रहे थे टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए इन डिप्लॉयड सेल रहता है 2C। मतलब अमाउंट मतलब उसमें क्रोमोसोम कितने भी हो, बट उसमें अगर डिप्लॉयड सेल में अगर डिप्लॉयड सेल रहेगा तो उसमें हमेशा टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए रहेगा 2C। चाहे उसमें क्वांटिटी कितने भी क्रोमोसोम की, उसमें क्वांटिटी कितने भी 2 4 6 कितने भी उसमें क्वांटिटी बट उसमें टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए हमेशा 2C ही रहेगा। चाहे उसमें नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम 4 रो 2 रो 6 रो कितने भी हो, बट मैं बता रहा हूँ टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए इन डिप्लॉयड सेल इज वो हमेशा 2C ही रहेगा, बराबर। 2n is equals to 4 क्रोमोसोम्स, मतलब क्वांटिटी कितनी, मतलब क्वांटिटी अगर 2 4 6 जितने भी हो गई ना, तो क्रोमोसोम के अंदर मतलब टोटल डीएनए 2 4 6 जितना भी अगर डिप्लॉयड सेल रही ना, तो उसमें हमेशा नंबर्स ऑफ डीएनए मतलब टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए हमेशा उसमें 2C ही रहेगा, बराबर। अभी आ जाते हैं अपने टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए इन डिप्लॉयड सेल। टोटल amount of DNA in haploid cell वो होता है 1C, बराबर। तो जैसे मेरा है स्पर्म, देखो स्पर्म ये हमारा हैप्लॉइड सेल, गैमेट्स, बराबर। ये हैप्लॉइड सेल है, तो इसमें टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए कितना रहेगा, इसमें टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए हमेशा 2C मतलब 1C रहेगा, बराबर। टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए 2C कहाँ रहेगा, डिप्लॉयड में रहेगा, और 1C कहाँ पे रहेगा, हैप्लॉइड सेल में। टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए इन हैप्लॉइड सेल हमेशा 1C रहेगा, चाहे उसमें नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम कितने भी हो, डीएनए कितने भी हो, बट अगर हैप्लॉइड सेल रही तो हमेशा उसमें नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स 1C ही रहेगा, बराबर। तो आई होप आपको 2C एंड 1C वाला टॉपिक, सॉरी 2C एंड 1C मतलब डिप्लॉयड सेल में हमेशा 2C रहेगी क्रोमोसोम्स, सॉरी अमाउंट ऑफ डीएनए, एंड हैप्लॉइड सेल में अमाउंट ऑफ डीएनए हमेशा 1C ही रहेगा। चाहे आप इसको नोट पे कर सकते हैं, अगर कोई वीडियो देख रहा होगा तो ऑब्वियसली अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप नोट कर सकते हैं इसको। अगर आपको क्लियर अच्छे से हो रहा होगा तो आप अच्छे से प्लीज इसको नोट कर सकते हो, बराबर। तो हम आ जाते हैं अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, सेल साइकिल। तो सबसे पहले मैंने आपको आपको एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर रहा हूँ सेल साइकिल वाला। तो पहले टॉपिक लिख लेते हैं, सेल साइकिल, बराबर। तो एक्सप्लेन करने से पहले आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ,
थोड़ा अच्छा नाम है उसका। जैसे मेरा एक फ्रेंड है डॉकेश, बराबर, वो अभी जेई के लिए कर रहा है प्रिपेयर अपना, जेई इंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है अभी। मतलब उसको अभी जेई क्रैक करने के लिए उसको मेनली 3 सब्जेक्ट पढ़ना होगा, बराबर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बराबर ना, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, बराबर ना, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स में बायो बोल दिया था, सॉरी। तो उसको जेई क्रैक करने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना पड़ेगा। अरे हंसना मत, थोड़ा नाम थोड़ा अजीब है बट थोड़ा अच्छा लगेगा, बराबर। मेरा फ्रेंड डॉग है जो कि जेई के लिए कर रहा है प्रिपेयर, तो उसकी अभी एग्जाम के लिए उसको मेनली उसको 3 पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, बराबर। तो उसको पहले जेई के लिए टोटल प्रिपेयर होने के लिए उसको वो पहले 3 सब्जेक्ट पढ़ के एकदम प्रॉपरली पढ़ेगा, तब जाके वो अपने एग्जाम के लिए हो पाएगा प्रिपेयर। तो वैसे ही सेल रहती है, बराबर, तो वैसे एकदम सेल रहती है। सेल को अगर डिवीजन करना होगा तो वो पहले अपने 3 फेज से निकलते हैं, बराबर। पहला फेज होता है उसमें G1, सेकंड इज S फेज एंड थर्ड इज G2 फेज, बराबर। तो हम इसको इरेज कर देते आए हो, आपको थोड़ा मजा आया होगा। तो मैंने एक सेल बना लिया, बराबर, मैंने एक सेल बना लिया। मैंने बोला आप कौन हो, तो सेल ने बोली मैं एक पेरेंट सेल हूँ। सेल बोले मैं एक पेरेंट सेल हूँ। तो मैंने बोला सेल को आप सेल कैसे हो, तो सेल ने बोले मैं एक डिप्लॉयड सेल हूँ। तो मैं क्रोमोसोम लेते हैं, डिप्लॉयड सेल के अंदर क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम हो गया। वैसे तो आप डिप्लॉयड सेल में आप 2, 3, 4 या फिर 4 to 6 क्रोमोसोम लेके आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सो अभी ये सेल को डिवाइड होना है, तो मतलब सेल को डिवाइड होने के लिए उसको मेनली 3 फेज से गुजरना होगा, बराबर। तो पहला फेज आता है G1 फेज, सेकंड इज S फेज एंड थर्ड इज G2 फेज, जो कि हम यहाँ पे लिखते हैं। मैंने बताया मैंने एक सेल बनाया, वो पेरेंट्स डिप्लॉयड सेल थी, बराबर। तो एक पेरेंट डिप्लॉयड सेल के अंदर टोटल नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें रहते हैं 46 क्रोमोसोम। बट मैं आपको एक ही क्रोमोसोम, मतलब आपको एक क्रोमोसोम के बेसिस पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्रेस, मतलब आपको थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड हो, आपको अच्छे से समझे, इसलिए मैं आपको एक क्रोमोसोम के बदले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा। तो हम नीचे लिख देते हैं क्रोमोसोम नंबर, हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए, एंड नंबर्स ऑफ क्रोमेटिन। बराबर, तो मैंने एक सेल बना लिया जो कि पेरेंट सेल है, जो कि डिप्लॉयड सेल है। डिप्लॉयड सेल के अंदर टोटल नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम 46 रहता है, बट मैं आपको एक क्रोमोसोम के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बराबर। तो मैंने एक सेल लिया जो कि पेरेंट सेल है। अब ये पेरेंट सेल को डिवाइड होना है, तो डिवाइड होने के लिए इसको मेनली 3 फेज से गुजरना होगा। तो पहला फेज आता है इसमें G1 फेज, जो कि मैं लिख देते हैं G1 फेज। सेकंड आता है S फेज एंड थर्ड इज G2 फेज। बराबर, तो ये मेनली डिप्लॉयड सेल को भी डिवाइड होना है, तो इसको मेनली 3 फेज से गुजरना होगा, तब जाके वो प्रॉपर डिवाइड, तब जाके वो प्रॉपर खुद को डिवाइड करने के लिए रेडी हो पाएगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, सॉरी, सेल पहले से लेंगे G1 फेज पे। जब G1 फेज में आएगी तो उसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ डिवाइड हो गए, बराबर। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड और डुप्लीकेट। जब सेल G1 फेज में आती है तो उसमें जो भी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स है वो साइटोप्लाज्म में डिवाइड होकर, मतलब खुद को डबल करेंगे, बराबर। तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल जो कि G1 फेज में डुप्लीकेट होते हैं। देन सेल आती है हमारी
एस फेज में, सॉरी नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम जब G1 फेज में आएंगे, सॉरी जब सेल हमारे G1 फेज में आएंगे तो उसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड्स होंगे जो कि साइटोप्लाज्म में होंगे डिवाइड, बराबर। तो उसमें नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम तो सेम ही रहेंगे ना, उसमें क्रोमोसोम्स हो नहीं डिवाइड, तो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे पेरेंट सेल में 1 थे, नंबर अमाउंट ऑफ डीएनए था 2C एंड क्रोमेटिड थे 1, बराबर। तो अब सेल G1 फेज में उसमें लेकिन कोई भी चेंज हुआ नहीं, मतलब G1 फेज में उनकी सिर्फ सेल ऑर्गेनेल्स हो गए डिवाइड, तो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम, अमाउंट ऑफ क्रोमेटिड, सॉरी अमाउंट ऑफ डीएनए, नंबर्स ऑफ क्रोमेटिड, ये कोई चेंज मतलब बिल्कुल नहीं होंगे। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम कितने थे 1, अमाउंट ऑफ डीएनए था 2C एंड नंबर्स ऑफ क्रोमेटिड थे हमारे पास 1, बराबर। जब सेल आते हैं हमारी एस फेज में, जब सेल हमारी एस फेज में आती है तो उसमें जो कि अमाउंट ऑफ डीएनए रहता है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए वो कि डबल हो जाता है, मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है, एंड जो सेंट्रियोल रहता है साइटोप्लाज्म में वो भी डुप्लीकेट हो जाता है, बराबर। तो हम बना लेते हैं यहाँ पे एक सेल, सेल ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा क्रोमोसोम, बराबर। जब सेल हमारी एस फेज में आई तो उसमें जो अमाउंट ऑफ डीएनए था वो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा, बराबर ना। जो अमाउंट ऑफ डीएनए था वो न्यूक्लियस में डबल हो जाएगा, और जो सेंट्रियोल रहता जो सेंट्रियोल था, सेंट्रियोल मतलब सेंट्रियोल के भी डुप्लीकेट, मतलब सेंट्रियोल एक सेल ऑर्गेनेल में एंटी, तो लेकिन वो सेल ऑर्गेनेल G1 फेज में रहता है, ओनली सेंट्रियोल एंड अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, एंड सेंट्रियोल हमारा एस फेज में डुप्लीकेट होता है, बराबर। अमाउंट ऑफ डीएनए, ये अमाउंट ऑफ डीएनए replicate and centriole duplicate, बराबर। तो सेल हमारी एस फेज में है तो उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेट हो गया, एंड जो कि सेल ऑर्गेनेल एक सेंट्रियोल है जो कि साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो गया, बराबर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम। नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम देखना, क्रोमोसोम नंबर हमेशा यहाँ पे भी एक था, यहाँ पे भी एक था। क्रोमैटिड्स देखो मैं आपको बता रहा हूँ, क्रोमोसोम ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम, ये भी एक क्रोमोसोम है, इसलिए क्रोमोसोम्स देखो, क्रोमोसोम यहाँ पे भी एक था, यहाँ पे भी एक था, यहाँ पे भी एक था, बराबर। तो क्रोमोसोम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो क्रोमोसोम हमेशा G1 फेज G2 फेज में हमेशा सेम रहेगा, बराबर। तो सॉरी नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम 1, अमाउंट ऑफ डीएनए देखो मैंने बताया था अभी, अमाउंट ऑफ डीएनए आप पता भी अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होगा, देखो अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पे पहले सेल में 2C था, अब रेप्लिकेट हुआ तो कितना होगा, ऑब्वियसली 4C हो जाएगा ना। देखो अमाउंट ऑफ डीएनए हो गया 4C, एंड जो क्रोमैटिड थे यहाँ पे एक क्रोमैटिड थी, यहाँ पे एक क्रोमैटिड थी, यहाँ पे कितने के 2 क्रोमैटिड, बराबर। क्रोमैटिड इसको बोलते हैं, देखो ये क्रोमोसोम क्या है, एक क्रोमैटिड एंड ये सेकंड क्रोमैटिड, इसको बोलते हैं क्रोमैटिड, मतलब एक क्रोमोसोम में मैक्सिमम 2 क्रोमैटिड्स रहते हैं। अगर पैर में देखें तो हम एक क्रोमोसोम में टोटल 4 क्रोमैटिड्स रहते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ गया होगा आई होप। सो इसमें क्रोमैटिड तो क्या देखो एस फेज में क्रोमैटिड कितने थे 1, पेरेंट सेल में 1 थे, जब पेरेंट सेल G1 फेज में आई तो उसमें नंबर्स ऑफ क्रोमैटिड 1 हो गया, एस फेज में आई तो अपना नंबर्स ऑफ क्रोमैटिड डबल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा नंबर्स ऑफ क्रोमैटिड हो जाएगा 2, बराबर। याद है कि समझो ना, तो फिर सेल पहले G1 फेज में है जो कि G1 फेज में आने के बाद उसमें जो कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड हुई साइटोप्लाज्म में, देन सेल आती है हमारी एस फेज में। एस फेज में आने के बाद
अमाउंट ऑफ डीएनए वो डबल हो गया, मतलब रेप्लिकेट हो गया, एंड जो सेंट्रियोल थे साइटोप्लाज्म में वो डुप्लीकेट हो गया। देन सेल आती है हमारी G2 फेज में, सेल आती है हमारी देन G2 फेज में। नंबर G2 फेज में आके ये बना लिया मैंने एक सेल, ये बराबर बन गया। ये हो गई सेल, ये हो गया न्यूक्लियस, बराबर। ये हो गया नंबर्स ऑफ क्रोमैटिड, मतलब हमारा डीएनए, बराबर। जब सेल G2 फेज में आती है ना तो उसमें लिखना मतलब जो मेनली जो सेल ऑर्गेनेल्स है, मतलब आपको सेंट्रियोल तो यहाँ पे होगा डुप्लीकेट, बराबर। जो कि मेन सेल ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको इरेज कर देते हैं एक मिनट बस। जो कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होगा, बट जो कि गोल्गी बॉडी से माइटोकॉन्ड्रिया वो एनिमल सेल में होगी। यहाँ पे डिवाइड होगी, बराबर। सॉरी पॉज के लिए थोड़ा आवाज आ रहा था इसलिए पॉज किया। जो कि देखो सेल G1 फेज में, देन S फेज में, देन G2 फेज में। G2 फेज में आने के बाद जो मेन सेल ऑर्गेनेल्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी से क्लोरोप्लास्ट, जो कि रेप्लिकेट होके G2 फेज में, और जो रिमेनिंग नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम थे, सॉरी सेल ऑर्गेनेल्स थे, वो डिवाइड हो गए G1 फेज में। एंड माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी से क्लोरोप्लास्ट वो G2 फेज में हो गए डिवाइड, बराबर। हम यहाँ पे लिख लेते तो भी नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम तो 1 ही रहेगा, अमाउंट ऑफ डीएनए रहेगा 2C, नंबर्स ऑफ क्रोमैटिड हमारे पास थे 2, बराबर। आई होप यहाँ तक आपको समझ होगा। देन सेल आती है, देन आप सेल फुल्ली प्रॉपर्ली आप मतलब खुद को डिवाइड करने के लिए कैपेबल है, बराबर। देन सेल आती है डिवाइड करने के लिए M फेज में, देन सेल आती है M फेज में। सेल जब M फेज में आने के बाद सेल खुद को डिवाइड करती है, जो कि 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं, माइटोसिस। M फेज को माइटोसिस फेज से बोलते हैं, जो कि यहाँ पे सेल खुद को डिवाइड करते हैं और 2 डॉटर सेल फॉर्म करती है, माइटोसिस फेज। जब सेल M फेज में आती है ना, तो जब सेल M फेज को माइटोसिस फेज से बोलते हैं। जब सेल M फेज में आती है तो उसमें मतलब वो खुद को डिवाइड कर देते हैं, मतलब उससे 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सेल ऑलरेडी डुप्लीकेट हुए थे, माइटोकॉन्ड्रिया जो डुप्लीकेट हुई थी, एंड जो अमाउंट ऑफ डीएनए जो रेप्लिकेट हुआ था, तो वहाँ जो मतलब वो 2 डॉटर सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा, सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिया सेल ऑर्गेनेल्स 20 लिया सेल ऑर्गेनेल्स, जो 17 सेल ऑर्गेनेल्स है वो यहाँ पे होकर डिवाइड G1 फेज में, एंड जो 3 मेन जो अपने सेल ऑर्गेनेल्स है वो यहाँ पे होकर डिवाइड, बराबर। देन डिवाइड होने के बाद M फेज में आती है सेल, मतलब सॉरी
माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी क्लोरोप्लास्ट डिवाइड होने के बाद सेल आती है हमारी एम फेज में। एम फेज को बोलते हैं माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज में आने के बाद सेल खुद को डिवाइड कर लेते हैं और दो डॉटर सेल फॉर्म करती है बराबर, जो कि इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए अमाउंट मतलब नंबर्स ऑफ ऑर्गेनेल्स वो यहाँ पे इक्वली डिवाइड हो जाता है बराबर। सॉरी पॉज होने के लिए थोड़ा साउंड आ रहा था पहले से, इसलिए मैंने पॉज किया। जो सेल हमारी देन जीवन फेज से सेल हमारी आती है एम फेज में। एम फेज में आने के बाद सेल खुद को डिवाइड कर लेते हैं और दो डॉटर सेल फॉर्म करते हैं। एंड जो भी यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेल्स के अमाउंट ऑफ डीएनए था सेंट्रियोल थे वो यहाँ पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा बराबर। सो आई होप आपको ये समझ गया होगा इतना। देन जो हम इसको पहले इरेज कर लेते हैं। एम फेज था एंड जीवन फेज था। ये हमारी सेल थी सेल ऑर्गेनेल G2 फेज सेल हमारी एम फेज में आती। एम फेज के आने के बाद सेल ने खुद को डिवाइड किया था बराबर। ये डॉटर सेल फॉर्म हो गया हमारे दो। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस बराबर। सेल डिप्लॉइड मतलब G2 फेज में हमारे पास अमाउंट ऑफ डीएनए था 4C। नंबर्स ऑफ क्रोमेटिड मतलब हमारे पास था अमाउंट ऑफ डीएनए हमारे पास था अमाउंट ऑफ डीएनए हमारे पास 4C था। नंबर्स ऑफ क्रोमेटिड नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास थे 1 एंड नंबर्स ऑफ क्रोमेटिड टू क्रोमेटिड बराबर। आई होप आपको एक तो समझा होगा। तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक के बेस के ऊपर, जो कि मैं आपको एक पहले कुछ कॉमन फीचर्स तो बता देता हूँ, जो कि जैसे आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। RNA एंड प्रोटीन वो G1 फेज G2 फेज एंड S फेज। ये मतलब RNA एंड प्रोटीन सिंथेसाइज जो कि जितने भी फेज है सेल जैसे G1 फेज S फेज एंड G2 फेज, तो वो सब फेज में अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड RNA सिंथेसाइज होते रहेंगे एक्सेप्ट हिस्टोन प्रोटीन एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन तो हमारे मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रेजेंट बराबर। हिस्टोन प्रोटीन एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होता है S फेज में एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन जो कि सिंथेसिस होता है हमारा G2 फेज में। जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैक्सिमम टाइम ये अपने नीट के एग्जाम में आ चुका है। सो हिस्टोन प्रोटीन एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन मेनली ट्यूबुलिन प्रोटीन जो कि G2 फेज में सिंथेसिस होता है। देन हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप आपको समझा होगा ये टॉपिक पूरा। जैसे सबसे हम अमाउंट ऑफ डीएनए के ऊपर एक क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जैसे ह्यूमन
human sperm in human sperm total amount of DNA is, देखो एक ह्यूमन स्पर्म एक हैप्लॉइड सेल है बराबर, ह्यूमन स्पर्म एक हैप्लॉइड सेल था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हैप्लॉइड सेल में हमेशा अमाउंट ऑफ डीएनए इन हैप्लॉइड सेल हमेशा 1 से ही रहता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1 से। टोटल इन ह्यूमन स्पर्म टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए इज 1 से, एंड इन ह्यूमन डिप्लॉयड total amount of DNA ऑप्शन आ गया हमारे पास 2C 4C 6C तो ये क्वेश्चन हो गया सेकंड क्वेश्चन, और ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इन ह्यूमन डिप्लॉयड सेल टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट। तो ह्यूमन डिप्लॉयड सेल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में हमेशा टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए हमेशा 2C ही रहता है, चाहे उसमें नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम कितने प्रेजेंट होगा, डिप्लॉयड सेल रही तो उसमें टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए हमेशा 2C प्रेजेंट रहेगा बराबर। देन एक सेल साइकिल के ऊपर एक क्वेश्चन करता है। Histone protein and tubulin protein synthesized in which phase? सबसे पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं। अभी ऑप्शन आएगा इसमें S phase, G1 phase, S phase, and Pro phase. G1 phase, and last option आता है S phase. तो जब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं आपके लिए और एक क्वेश्चन लिखता हूँ। टोटल नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम इन G2 phase। तो क्वेश्चन ऑप्शन लिखते हैं 1 4 6 D none of this। सो आई होप आपने जब ये लिखने के टाइम तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। तो हिस्टोन प्रोटीन एंड ट्यूबिन प्रोटीन सिंथेसिस का आप याद करो, मैंने आपको अभी बताया था जस्ट इसके एक क्वेश्चन लिखने के पहले मैंने आपको ये वाला टॉपिक बताया था कि हिस्टोन प्रोटीन एंड ट्यूबिन प्रोटीन सिंथेसिस होता है। हमारे हिस्टोन प्रोटीन होता है S फेज में एंड ट्यूबिन प्रोटीन होता है G2 फेज में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। एंड टोटल नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम इन G2 फेज, आपके हिसाब से आंसर क्या होना? 4 6 1 या नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1। आप सोच रहे हो कि 1 कैसे होता है? मैंने आपको बताया था कि नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते, उनमें अमाउंट ऑफ डीएनए होता है चेंज, बराबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 1।
सो दिस साइड फ्रॉम द प्रीतेश। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझा होगा। थोड़ी सॉरी बट थोड़े मिस्टेक के लिए थोड़ा आवाज़ वगैरह आता है इसलिए, बट प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर अच्छा लगा तो कर दीजिए सब्सक्राइब भी, एंड कमेंट करिए अगर कैसा लगा आपको। अगर ठीक लगा होगा तो कमेंट करिए प्लीज़। थैंक यू।